नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित यदुवंशी। कुछ दिन पहले मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसकी कल कुछ कारण वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। और आज मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, उसके आगे क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित में क्षेत्रों में से किस में अवस्थित है? तो आप बताएंगे किस में अवस्थित है? तो अंटार्कटिका। किसमें? अंटार्कटिका। हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडेल सागर निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? किसमें अवस्थित है? अंटार्कटिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, कौन सा आयोग? केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर है, आप लोग कोशिश करेंगे, इसका आंसर 17 बी, केवल 2। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। इसकी जो गठन किया गया था 1964 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, जिसे आप चर्चा कर रहे हैं, ये क्या होता है? केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रमुख संस्था है, जिसका 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक कार्यकारी प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। इसके गठन की अनुशंसा भ्रष्टाचार निवारण पर गठित संस्थानम समिति 1962-64 द्वारा की गई थी। इस प्रकार मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। बाद में वर्ष 2003 में संसद द्वारा अधिनियमित एक विधि द्वारा सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसीलिए कथन 1 सही नहीं है, कथन 2 सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक है, कथन है 1, इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करने के लिए लागू किया जा जाता है ये यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। नंबर 2, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। कौन सा इसका सही है? 18 का सी, 1 और 3। 1 और 3 क्या है? 1 और 3 में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों अधिकार संदर्भ में, तो 1 और 3 सही है, ठीक है। इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता निर्धारण करने के लिए लागू किया जाता है यदि यह प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। यह संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। आइए क्वेश्चन नंबर में बात करते हैं 19 पर। 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? क्या कहता है? भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? तो कौन से हैं? सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजाति लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व। इसका आंसर होगा डी। आप लोग ध्यान देंगे कि भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? 1, 2, 3, 4, मतलब चारों हैं। सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित, प्रशासनिक महत्व, ये सब किसके लिए उत्तरदायी हैं?
भारत में संघ राज्य क्षेत्र के गठन हेतु। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? नंबर 1 मौन रहने की स्वतंत्रता, नंबर 2 हड़ताल का अधिकार, नंबर 3 प्रसारण का अधिकार, नंबर 4 सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। आप लोग बताएंगे कौन कौन से हैं, कौन कौन नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो होगा ए, हड़ताल का अधिकार नहीं है, बाकी सब है। मौन रहने का भी अधिकार है 19 में, प्रसारण का भी अधिकार है और सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का भी अधिकार है। एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं नंबर 21 पर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है बाल श्रम निषेध और विनियमन, ये है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के तहत गठित एक सांविधिक अधिनिकाय है। इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, केवल 2। क्या है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मतलब इसे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी के लिए एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पूछ क्या रहा था? सही। आप लोग यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, सही या गलत, बहुत जल्दी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। PARAKH परख पोर्टल कार्यक्रम के संदर्भ में आप बताइए क्या है। कथन है ये स्कूलों में, कथन क्या है? ये स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा। दूसरा क्या है? इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा लॉन्च किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आप लोग बताएंगे कौन सा से सही है। तो क्या है? दोनों सही है, दोनों, 1 और 2। मतलब परख जो है पोर्टल है, ये स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए आकलन करेगा और इसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार, भारतीय संविधान के संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय उदारवाद समुदाय के अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों को प्रधानता देता है। नंबर 2, संविधान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो कथन 1 केवल 1, कथन 2 केवल 2, कथन सी, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, केवल 2। मतलब संविधान में संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में, कौन से भारतीय संविधान से संबंधित उदारवाद के विचार के संदर्भ में क्या है? ऑप्शन बी सही है। मतलब संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान भारतीय उदारवाद का एक उदाहरण है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से विषय उठाए जा सकते हैं? हाथ से मैला ढोने की समस्या, कथन 1, ऑप्शन कथन बी या कथन 2 जो है अधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं,
3 कथन है स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी तीनों 1, 2, 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो 24 का जो है ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि तीनों हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार में हाथ से मैला ढोने की समस्या, अनधिसूचित और विमुक्त जनजातियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं, स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले भी संबंधित हैं, इसी से संबंधित हैं। सही बात कर रहे तो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट टेट्स 2022 को प्रकाशित किया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर द्वारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो 25 का कौन सा होगा? क्या बोल रहा है? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जो प्रकाशित करता है वो इसका ऑप्शन बी यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तों व पदावधि को निर्धारित किया गया है। सेकंड, निर्वाचन आयोग में चर्चा की जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। थर्ड है सीईसी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्या कर रहा है? सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी, कौन सा? बी, केवल 3 ही सही है, बाकी दोनों गलत है। मतलब अनुच्छेद 324 के तहत सेवा की शर्तों व पदावधि को निर्धारित किया गया है। सेवा शर्तों की शर्तों व पदावधि निर्धारित किया, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग में चर्चा की जाने वाले मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी वीटो पावर का प्रयोग करता है, ऐसा भी नहीं है। सीईसी या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता, ये बिल्कुल बात सत्य है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 26 है, हम देखेंगे कि ये दोनों कथन क्यों नहीं सही हैं। क्योंकि कथन 1 सही इसलिए नहीं है कि निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है, न कि सेवा की शर्तों व पदावधि निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी क्यों गलत है? दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और या 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच के मतभेद होता है तो आयोग द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, न कि वीटो पावर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों गलत। सही क्यों है? क्योंकि निर्वाचन आयोग को उसके पद से केवल उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में उसे साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित एक संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता, यद्यपि उसे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, सैनिक शासन। उपयुक्त में से किन विशेष परिस्थिति का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है? केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 27 का राइट आंसर क्या है? सी, यानी राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, सैनिक शासन 2 और 3 क्या नहीं करता है कि उपयुक्त में से किन विशेष परिस्थितियों का भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल,
सैनिक शासन 2 का पड़ता है, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव मौलिक अधिकारों पर नहीं पड़ता है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं के अवसरों में असमानताओं को कम करना, हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 28। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, मतलब केवल 1 और 2। क्या किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से निदेशक सिद्धांत 42वें संविधान द्वारा जोड़े गए थे। क्या जोड़ा गया था? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना। बाकी दोनों गलत है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। क्या नहीं करते? प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। क्या मतलब? कह रहा है कि एक सेकेंड, धारण नहीं करते, नहीं की बात कर रहे हैं। नहीं, धारण नहीं करते, नहीं। ठीक है, कौन कौन? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, केवल 1 2 4। ऑप्शन जो डी है केवल 1 2 4। इसका उत्तर है बी। क्या है? बी 2 3 4 जो हैं, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते, बल्कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन 30 देखेंगे। पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पद्म पुरस्कार प्राप्त नंबर 1 जो है, पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। दूसरा क्या है? पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। ऑप्शन तीसरा जो कथन है, इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन है नंबर 30। 30 का क्या है? सही की बात कर रहा है, यानी सही की बात कर रहा है। तो सही है 30 का ऑप्शन ए, यानी कह रहा है पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में जो बात कर रहे हैं कि पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार के 5 वर्ष बाद ही उच्च पुरस्कार दिया जा सकता है। ये सही बात है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं, यह भी सही है। और इस पुरस्कार की घोषणा से पूर्व प्राप्तकर्ता की लिखित सहमति लेने का प्रावधान है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो है हमने देखा, इसकी हम व्याख्या करते हैं कि जो पहला कन्फ्यूजन होगी, बहुत से लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा कि 5 वर्ष बाद ऐसा दिया जाता है। तो इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये सब। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पद्म पुरस्कार क्या है। तो पद्म पुरस्कार
क्या है ये? भारत रत्न के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे वर्ष 1954 में भारत रत्न के साथ शुरू किया गया था। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कर्म की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए। ये पुरस्कार उन गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है जहां सार्वजनिक सेवा के तत्व शामिल हैं। सीमाएं और अपवाद क्या हैं? पद्म पुरस्कारों में सीमाएं और अपवाद क्या हैं? पुरस्कार पाने वाले को कोई नगद पुरस्कार नहीं मिलता, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक पदक मिलता है। इस पदक को वे सार्वजनिक और सहकारी समारोहों में पहन सकते हैं। यह पुरस्कार उपाधि प्रदान नहीं करते और पुरस्कार विजेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय मतलब आगे या पीछे के रूप में उनका उपयोग नहीं करेंगे। किसी पद्म पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति को पहले प्राप्त पुरस्कार दिए जाने के 5 वर्ष बाद ही पुरस्कार दिया जा सकता है, इसलिए ये कथन सही है। एक वर्ष में 120 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं, किंतु इनमें मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कार या अनिवासी भारतीयों और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं हैं। पात्रता क्या है? क्या पात्र होने चाहिए कि जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। हालांकि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों सहित सहकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। ये पुरस्कार विशेष सेवाओं के लिए दिया जाता है, न केवल लंबी सेवा के लिए। इसके लिए किसी विशेष क्षेत्र में सतही उत्कृष्टता नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानदंड उत्कृष्टता के अतिरिक्त होना चाहिए। पुरस्कार विजेताओं को कौन नामांकित करता है? भारत का कोई भी नागरिक संभावित प्राप्तकर्ता को नामांकित कर सकता है। यह एक व्यक्ति स्वयं को नामांकित कर सकता है। सभी नामांकन ऑनलाइन किए जाते हैं, जहां एक प्रपत्र को उस व्यक्ति या संगठन के विवरण के साथ भरा जाता है जिसे नामांकित किया जा रहा है। संभावित पुरस्कार प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए कार्य का विवरण देने वाला एक 800 शब्द का वर्णन भी नामांकन के लिए विचार हेतु प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? बात की देखेंगे कि पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकनों को पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखा जाता है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति को अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, सदस्यों के 4 में से 6% व्यक्ति शामिल होते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। राष्ट्रपति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति प्रस्तुत की जाती है। क्या प्राप्तकर्ता की सहमति मांगी जाती है? ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पुरस्कार की घोषणा से पहले प्राप्तकर्ता की लिखित या औपचारिक सहमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि घोषणा से पहले प्रत्येक प्राप्तकर्ता को गृह मंत्रालय के चयन के बारे में सूचित करने वाला एक कॉल किया जाता है। यदि प्राप्तकर्ता पुरस्कार सूची से बाहर होने की इच्छा व्यक्त करता है तो नाम हटा दिया जाता है, इसलिए कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 हमने देखा। अगला देखेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संवैधानिक प्रावधान, स्रोत देश यानी मूल अधिकार फ्रांस, राज्य के नीति निर्देशित आयरलैंड, सरकार का कैबिनेट स्वरूप ब्रिटेन। उपयुक्त में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो कौन से सही हैं? यानी मूल अधिकार फ्रांस से न लेकर, मूल अधिकार हैं फ्रांस से नहीं बल्कि अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका बी जो है, जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। यानी मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरिश संविधानों की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। संविधान का राजनीतिक हिस्सा मंत्रिमंडल प्रणाली व कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध काफी हद तक ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में किसके, एक मैंने देखा था पिछले क्वेश्चन निर्वाचन आयोग के संबंध में, ये राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ से बात करेंगे। इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग में पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम का कार्य निहित है। ऑप्शन तीसरा जो है वो क्या कहता है कि राज्य आयोग, चुनाव आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के चुनाव आयोग और राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो देखेंगे ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका जो कौन सा है 32 है, क्वेश्चन नंबर 32, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि किसके, राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इसे 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों के चुनाव के संचालन का अधिकार दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग के पंचायत सीटों के परिसीमन, आरक्षण और चक्रानुक्रम कार्य निहित है। ऑप्शन देखें क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आयोग निकाय अंतर्गत किसके आता है, चित्र देखेंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सामने दिया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सेकंड है राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तीसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति मामलों के मंत्रालय। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा से सही सम्मिलित है? ए है केवल 3, बी है 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका होगा ऑप्शन सी राइट आंसर, 2 और 3, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन तीसरा जो है, तीसरा कथन है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति मामलों के मंत्रालय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। वित्त आयोग के संदर्भ में किसके, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तीसरा है इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल बी यानी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 1। 34 जो है, 34 का आंसर है सी। क्या है? सी, 34 का सी यानी 1 और 3। वित्त आयोग क्या है? ये एक अर्धन्यायिक निकाय है, बात सही है। और इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के हेतु पात्र होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, ऐसा नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक्स को आरबीआई द्वारा अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। प्रत्येक की बात कर रहा है, ध्यान देना है। जहाँ पर प्रत्येक आता है, जहाँ पर प्रत्येक आता है उन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना होता है। प्रत्येक है, केवल है, सभी है, इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है, क्योंकि अक्सर उन्हें गलत माना जाता है। टोटल नहीं होते हैं लेकिन कुछ होते हैं। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है। दूसरा है भुगतान बैंक डेबिट और एटीएम कार्ड मुहैया करा सकते हैं। तीसरा है भुगतान बैंक की जमा सीमा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन जो 35 क्वेश्चन नंबर है, इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1 और 2। प्रत्येक अनुसूचित बैंक समाशोधन गृह का सदस्य बनने के लिए पात्र है, ये बात सही है। अगला है भुगतान बैंक डेबिट या एटीएम कार्ड का मुहैया करा सकते हैं, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है 36। भारत संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता रहा है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? ऑप्शन ए न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं में क्या पूछ क्या रहा है, पहले ये देखो ध्यान से दोनों। पूछ क्या रहा है कि भारत संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। सरकार जिसके भीतर मतलब
भारत संविधान का उपयोग उस मूल ढांचे के रूप में, किस मूल ढांचे के रूप में, उस मूल ढांचे के रूप में करता है जिसके भीतर सरकार संचालित होती है। तो बताइए कौन सा कथन गलत है, यानी इसका कारण नहीं है। ऑप्शन ए, न्यायपालिका और राजनीतिक प्रथाओं ने संविधान के कार्यान्वयन में लचीलापन दर्शाया है। ऑप्शन बी, संविधान का मूल ढांचा हमारे देश के अनुकूल है। ऑप्शन सी, संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने अनेक परिस्थितियों के लिए समाधान प्रदान किया। ऑप्शन डी जो है, भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है और इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 36 का डी जो है वो राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपने संबंधित पद पर नहीं रह जाने के पश्चात केवल या राज्य के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होता? तो कथन एक, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, महाभारत का महान्यायवादी। तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही, सही क्या बोल रहा है? सही, जबकि ऊपर ध्यान देना है नहीं, पात्र नहीं है, ये चीज़ ध्यान देनी है। यहाँ पे सही पूछ रहा है, वहाँ पे नहीं पूछ रहा है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अपने संबंधित पद पर न रहे जाने के पश्चात केवल राज्य के अधीन किसी पद पर का पात्र नहीं होता? तो नीचे पूछा है प्रयोग कर कौन सा सही है। तो हम ध्यान देंगे ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो क्वेश्चन जो 37 है, 37 का जो उत्तर होगा वो होगा हमारा बी। क्या होगा? बी, यानी केवल 1, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। निम्नलिखित कार्यों में से कौन से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा किए जाते हैं? वन क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज के संबंध में स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों का जांच करना। पंचायत, तीसरा है क्या है? पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार। पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों का सुझाव देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो कौन सा है ये? 38 नंबर है। 38 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3। अगला है 39 नंबर। देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित है? 1, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बी, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ऑप्शन 3 है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। 39 का होगा सी 2 और 3। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार के रूप में उल्लिखित है? तो क्या है? 2 और 3। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ऐसा नहीं है, बल्कि 2 और 3 जो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, दोनों सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में, क्या 1947 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसमें प्रावधान किया गया कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 सहित अंग्रेजों द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। ये बात सही थी, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही थी। और इसके द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया है, ऐसा नहीं था। हालांकि इसने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया, लेकिन इसे भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा नहीं की, ऐसी भी गलत है।
तो इसका जो आंसर होगा 40 का वो होगा ए, यानी केवल एक। ये था कि इसने प्रावधान किया कि भारत स्वयं भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 अधिनियम सहित अंग्रेजों द्वारा भारत में के संबंध बनाए गए किसी भी कानून को बदल सकता है। तो अंग्रेजों ने कोई भी कानून बनाया हो उसे 1947 बदल सकता था। अगला क्या है 41, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति के उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे निहित है। 41 का क्या है, 41 का सी है, क्या है सी। मतलब क्या होता है, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किस उस विदेशी राज्य क्षेत्र के भारत के नागरिक होंगे, केंद्र सरकार। 41 का जो है सी है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन के संदर्भ में, किसके अस्पृश्यता का संदर्भ में, ये अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। तो दूसरा क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। तीसरा क्या है, ये अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। केवल बात कर रहा है केवल, तीसरा जो है केवल की बात कर रहा है, यानी जो 42वां है कि यह परिभाषित किया गया है। तीसरा क्या है, यह अधिकार केवल, मैंने बताया था कि केवल को ध्यान से पढ़ना है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। तीसरा चौथा क्या है, इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा लागू किया गया है। तो 42 का जो है वो है बी, 1 और 4, यानी 2 भी गलत है। 17 अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है ऐसा नहीं है, 1 और 4 ही सही है। 43 क्या है, 43 देखेंगे तो प्राय सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम, क्या डार्क जीनोम ए क्या है, ऑप्शन ए डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ऑप्शन बी कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च ताप की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए तो सी है डीएनए के उन अनुक्रमों को जिन्हें आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा बदला गया। डी क्या है, जानवरों के संरक्षित शवों में पाए गए अप्रभावित डीएनए को। 43 ए, ठीक है। 44 राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के संदर्भ में, राज्य लोक सेवा आयोग जिसकी लगभग लोग तैयारी कर रहे हैं और 14 मई को पेपर भी लगा है। राज्य लोक सेवा आयोग यूपी का जो है 14 मई को यूपी PCS का लगा हुआ है। ये भी राज्य लोक सेवा आयोग एग्जाम कराता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के आधे सदस्य SC ST और OBC दोनों के व्यक्ति होने चाहिए। SPSC के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दोनों। ऑप्शन डी है, न तो एक और न ही दोनों। 44 क्या है, 44 का डी होगा क्योंकि दोनों ही गलत हैं। 45 क्या है, 45 में है निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति ने भाषा को राज्य के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था। नंबर 1 धारा आयोग, नंबर 2 JBP आयोग समिति, नंबर 3 फजल अली आयोग। तो नीचे दिए गए कूट पर सही उत्तर चुनिए, यानी केवल एक, केवल दो, केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। तो 45 है, 45 क्या होगा, सी यानी केवल 3, यानी फजल अली आयोग। ठीक है, क्या फजल अली आयोग, भाषा के राज्यों के पुनर्गठन मानदंड के स्वरूप में स्वीकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC और राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्षों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की जाती है। और दूसरा क्या है, NHRC और SHRC के अध्यक्षों को केवल भारत का राष्ट्रपति पद से हटा सकता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और ना ही दोनों। 46 का क्या है? 46 का है बी, यानी केवल दो, और सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अब बात करेंगे 47 नंबर की। 47 क्या कहता है कि अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? विश्वासों को, नंबर एक क्या है? नंबर एक, विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना है। दूसरा क्या है? सामान्य संगठन वाला एक समूह होना। नंबर तीन, समूह का एक विशिष्ट नाम होना। नंबर चार, समूह का अपना एक धार्मिक पाठ्य होना। नंबर पाँच, अलग सिद्धांत का उपदेश देने वाला एक नेता होना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए क्या है? केवल 1 2 3, बी 3 4 5, सी 1 2 3 1 2 5, डी ऑल मतलब 1 2 3 4 5। क्या है? ए यानी 1 2 3। अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26 के धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता के प्रयोग के संग धार्मिक संप्रदाय निम्नलिखित में कौन सा पूरा करता है? तो विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्ति को एक समूह होना, सामान्य संगठन वाला एक समूह होना, समूह का विशिष्ट नाम होना, तीन ही जो शर्तें पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है? 47। अगला 48, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत के संविधान के भाग 4A के तहत मूल कर्तव्य की है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना। दूसरा क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तीसरा है करों का भुगतान करना। चौथा है मतदान करना। इन निम्न नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 3 4, ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का क्या है? 48 का है ए यानी केवल एक। ठीक है, अगला देखेंगे 49 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न कार्य निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? तो कथन एक है संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र। दूसरा है विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। तीसरा है समाजवादी राज्य। चौथा है तर्क संगतता का सिद्धांत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4, ऑप्शन डी 1 2 4। तो 49 का क्या होगा? 49 का होगा डी यानी 1 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा से हित समूह और जन आंदोलनों दोनों के लिए समान है? यानी कथन एक है कि दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, दोनों का एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णयन अनौपचारिक और लचीला होता है। दोनों बड़े पैमानों पर स्वतः स्फूर्त जन भागीदार कर निर्भर होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए क्या है? केवल एक। बी क्या है? 2 और 3। सी है 1 और 3। डी है 1 2 3। ठीक है, तो 50 नंबर का क्या है आंसर? क्या होगा? केवल एक। तो हम आज यहीं तक बात करते हैं, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और 28 मई 2023 की परीक्षा के लिए जो पॉलिटिक क्वेश्चन आज मैंने 50 कंप्लीट किए हैं और कल जो 50 बचे हैं हम कल कराएंगे। और सभी लोग जुड़िए, जिनके पास ये पहुंच रहा है उनको बहुत अच्छी बात है, पढ़ें और समझें। जिनके पास नहीं पहुंच रहा है उन्हें प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई इशू होता है तो कमेंट करें और मुझे बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है, क्योंकि और हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि विजन IAS की जो सीरीज है सबसे बेस्ट सीरीज है। ठीक है, धन्यवाद।